हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोड्यूसर अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे आपके लगातार सभी क्लास चल रहे हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी क्लास यहाँ पे आपके लगातार चल रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं पवन सीरीज से अति लघु प्रश्न से बनने वाले सभी स्मार्ट प्रश्न। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास पवन सीरीज नहीं है तो यह क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप लोग क्लास को देखिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी क्या करिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, ठीक है। कंजूसी मत करो। जो लोग लाइक नहीं करेंगे उनका एग्जाम में नंबर कटेगा, ये भी आप लोग जान लीजिएगा। और नोट्स भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। नोट्स लीजिए, पेपर को सॉल्व करिए। नोट्स आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पर नोट्स पेपर आपको मिलेगा। नोट्स के साथ आपका जो पेपर है बिल्कुल फ्री है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, कबीर दास किस विचारधारा के कवि थे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कबीर दास हिंदी भक्ति काव्यधारा की ज्ञानाशयी शाखा के प्रधान कवि थे। अगर आपने इतना लिख दिया कि भक्ति काल काव्यधारा के कवि थे, फिर भी आपका सही जाएगा, ठीक है। ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको इस बुक में दिख रहा है सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको नहीं लिखना है। कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग से अपने जानकारी में रखते हुए भी चीज़ों को यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बन सकता है कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। एक और बन जाएगा कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। यहाँ से आपका दो क्वेश्चन बनेगा। इसको आप नोट करिए ताकि अगर अलग अलग आए तब भी आप लोग लिख ले जाएं। कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? सबसे पहले आप एक बात जान लो कि कबीरदास जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन दोस्तों इनका पालन और पोषण मीना और नीरू, ठीक है, मीना और नीरू नामक जुलाहा द्वारा किया गया था। जुलाहा उसे बोलते हैं जो मुस्लिम वर्ग में आते हैं, उन्हें जुलाहा बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, कबीरदास जी की पत्नी का क्या नाम था? तो कबीरदास जी के पत्नी का नाम था लोई। अगर पूछ ले आपसे कि कबीरदास जी के दोनों बच्चों का नाम क्या था, तो आपका हो जाएगा कमाल और कमाली। कमाल लड़का था और कमाली लड़की थी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर जब इनके गुरु, इनके जन्म स्थान, इनका जन्म और तो इनका पालन पोषण हर चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, तो इनके कीर्तियों के बारे में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें कि कबीरदास जी का काव्य संग्रह सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे मशहूर कौन सा है? बीजक है, ठीक है दोस्तों। बीजक से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और बीजक के कितने भाग हैं? बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? साखी, शबद और तमेनी। ये बीजक के 3 भाग हैं। आपसे पूछ सकता है कि बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। देखिए, आपके एग्जाम में प्रश्नों से प्रश्नों को छांट कर दिया जाता है, फिर आपको लगता है कि ये तो क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आया था, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस केवल प्रश्नों को समझते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके आ चुके हैं सूरदास जी। सूरदास जी के काव्य कृतियों के नाम आपको बताना है। तो इनका हो जाएगा सुरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। क्या होगा? सुरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। इनके यहाँ पर 3 प्रमुख काव्य कृतियाँ हो जाएंगी। आइए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। तुलसीदास जी से क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे आपका है कि तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता का नाम था हुलसी, हुलसी था। और इनके पिता का नाम था आत्माराम। क्या नाम था? आत्माराम नाम था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी नरसिंह दास।
क्या नाम था? स्वामी नरसिंह दास जी नाम था, तुलसीदास जी के गुरु का नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तुलसीदास जी के पत्नी का नाम बताइए। इनके पत्नी का नाम हो जाएगा रत्नावली। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य का आपको यहाँ नाम बताना है। अगर बात करें महाकाव्य की तो आपका हो जाएगा रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। ओके दोस्तों, चलिए ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में जरूर बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी हैं? अब दोस्तों यहाँ पे आपका दो क्वेश्चंस अलग अलग बनेगा, ठीक है। इनकी रचनाएं कितनी हैं? 31 है, लेकिन दोस्तों प्रमाणित रूप से, ठीक है, देखिए प्रमाणित रूप से कितनी है? यहाँ पे 12 हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि तुलसीदास जी की प्रमाणित रूप से रचनाएं कितनी हैं, तो आपको लिखना होगा 12, लेकिन कुल कितनी है आपको लिखना होगा 31, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन में से क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर तो आपसे पूछ ले काव्य के बारे में, रचनाओं के बारे में, तो बस केवल आपको 3 से 4 रचनाएं लिखना है, आपको एक में से एक नंबर दे दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे काव्य आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ से आपको इन सारी चीज़ों को लिखना होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब यहाँ सबसे अधिक बार क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? यहाँ देखिए आप, तुलसीदास कृत मुक्त काव्य लिखिए, तो कवितावली, दोहावली, दोस्तों कवितावली और दोहावली ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ही अधिक आ जाते हैं। ओके दोस्तों, अक्सर लोग कवितावली और दोहावली ही लिखते हैं। और इसमें बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा रामचरितमानस, एक मिनट, रामचरितमानस, उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये दोस्तों तीनों आपकी सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को 3 स्टार में लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप इन चीज़ों को 3 स्टार में लगा लीजिएगा। चलिए पढ़िए उतना जितना आपके एग्जाम में आए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है तुलसी कित गीत की काव्य बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों कित गीत के काव्य की भी आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका गीतावली, कृष्ण गीतावली तथा विनय पत्रिका, ये भी आपके तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। अब यहाँ हमारे आ चुके हैं बिहारी जी। बिहारी जी किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिकालीन किसके थे? रीतिकालीन के काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। किसके थे? रीतिकालीन के थे, इतना आपको ध्यान रखना है। बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है 1603 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। वसुधा गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। अगर मान लो आपको गांव का नाम नहीं याद है तो आप ग्वालियर मध्य प्रदेश भी लिखोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन डिस्ट्रिक्ट का नाम और उनका किस प्रदेश में हुआ था ये भी लिखना आवश्यक होता है। अब यहाँ बिहारी जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था यहाँ आपसे पूछा गया है। आपका हो जाएगा लाल, यहाँ पे आपका हो जाएगा सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आपके हो जाएंगे नरहरिदास, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। बिहारी जी का निधन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1663 में। अब यहाँ पर जब जन्म, गुरु, स्थान, हर चीज़ का नाम आएगा तो इनके ग्रंथ का भी नाम आएगा। ओके दोस्तों, बिहारी सतसाई, ठीक है, बिहारी सतसाई इनका सबसे मशहूर ग्रंथ है। अब इसमें बिहारी सतसाई में कितने दोहे हैं? यहाँ आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बिहारी सतसाई में कुल लगभग कितने दोहे हैं, तो आपका हो जाएगा 719 है। कितने हैं? 719 प्रमुख दोहे हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1886 में झांसी जिले के
चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पे आ गए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी का निधन कब हुआ था? इनका हुआ था 1964 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रकवि होने का गौरव गुप्त राष्ट्रकवि होने का गौरव गुप्त जी को किस प्रकार प्राप्त हुआ? दोस्तों यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, आप चाहो तो इसको आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आया है और ना ही आने की उम्मीद है। गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि प्राप्त की तथा आपको भारत का यानी गुप्त जी को भारत का प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। दोस्तों यह क्वेश्चंस आपका मोस्ट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका नहीं आता। ठीक है, चलिए आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? साकेत है। सबसे मशहूर, सबसे आसान, सबसे अच्छा। दोस्तों क्या है आपका? साकेत है। नेक्स्ट आपका आ गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिओध का जन्म सन 1864 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में हुआ था। आइए अब यहाँ कुछ देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के कुछ महाकाव्य। इनका दोस्तों महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य से आपका जरूर क्वेश्चन बन ही जाता है। इसमें आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 में काशी में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना कौन कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो इनके उपन्यास भी हैं, इनके कहानियाँ भी हैं, इनका लेखा चित्र भी है, इनका नाटक भी है, इनका जीवनी भी है। दोस्तों निबंध के अतिरिक्त अंग्रेजी, बंगाली, संस्कृत अनेक ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। सबसे अच्छे कौन है इस समय? हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों का नाम बताइए। अब यहाँ पे दोस्तों महादेवी वर्मा की बात कही गई है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। यहाँ पर भी इन क्वेश्चंस को भी आपको 3 स्टार में लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1908 में दोस्तों। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। ओके दोस्तों, सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पे अगर बात कर लें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म और कहाँ दोस्तों कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। अगर मान लो आपको 7 मई नहीं याद है तो आप 1861 भी लिख सकते हो कि 1861 में कोलकाता में हुआ था, तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एक नंबर में आने वाले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीतांजलि। गीतांजलि दोस्तों इनका सबसे प्रसिद्ध लेखन है, इनको इस पर नोबेल भी मिल चुका है, गीतांजलि। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपका नहीं आता है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपका कतई नहीं बनेगा दोस्तों, कोई भी सवाल यहाँ से नहीं उठता है। ठीक, आप चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, हम चाहते हैं कि आप उतना पढ़िए कि जितना आपको
याद हो जाए और जितना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हैं और इतना पता है हम सबको कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये भी हम यहाँ पर आपको बताते हुए, समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है डॉक्टर नरेंद्र दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? यह भी क्वेश्चंस कभी भी नहीं आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, आप पढ़ सकते हो इसे। इनका जन्म 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली ग्राम में हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए शब्द से आपका क्या अभिप्राय है बताइए। शब्द की रचना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका ठीक है बनेगा। शब्द की रचना वर्णों से होती है। किससे होती है? वर्णों से होती है। अब ये हमारे वर्ण कौन से हैं दोस्तों? छोटा, बड़ा, क, ख, अंका, ठीक, ये सब हमारे वर्ण हैं। वर्णों से मिलकर ही शब्दों का रचना होता है दोस्तों। और शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? सार्थक और निरर्थक। अब ये आपका सार्थक और निरर्थक क्या है? सार्थक आपका वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलेगा, उसे सार्थक कहते हैं दोस्तों। जिनका निरर्थक यानी जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें बोलते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, अगर सार्थक की बात करें जैसे कि पानी, लाइट, हवा, ये सब आपके सार्थक दोस्तों हैं। और जैसे कि आपका निरर्थक हो गया नीपा, ठीक है, ये सब आपके निरर्थक में अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देखिए आप जरा इसको एक बार लिख लीजिए। शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ये आपका क्वेश्चन अलग से बनकर आ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग से भी बन के आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। अब यहाँ आपको शब्दों को अलग अलग बांटना है। देखिए दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है, रचना की दृष्टि से शब्द भेद और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग दिखाए गए हैं, आप इन चारों को भी नोट कर सकते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका आकाश हो गया, ठीक है दोस्तों, तो आकाश को हम लोग गगन, अंबर, नभ, इन सब चीज़ों से पुकार सकते हैं। यह आपका समानार्थी यानी एक शब्दों का अनेक शब्द लेकिन उसका दोस्तों अर्थ सेम रहेगा। अब यहाँ पे आपका विलोम शब्द भी आ गया है। विलोम शब्द भी आपके आते हैं 1 नंबर के। विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी शब्दों का उल्टा, ठीक है, इन्हें कहते हैं विलोम शब्द। जैसे कि आपका हो जाएगा अमृत का विष, स्वर्ग का नरक और सत्य का सत्य। आपसे ये विलोम नहीं आएंगे दोस्तों, आपके कुछ अलग टाइप के भी विलोम आ सकते हैं, लेकिन आपको सारे विलोम पढ़कर ही जाना है। आप कहोगे तो हम विलोम का पूरा एक क्लास आपके लिए ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द कहते हैं। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्दों के एक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला। ओके दोस्तों, अब हम चाहे बोलें ईश्वर में विश्वास रखने वाला और आस्तिक, ये आपके हो जाएंगे दोनों एक। ठीक है, ये आपके दोनों एक ही टाइप के होंगे। हम चाहे इसको इतना लंबा खींच दें या फिर यहाँ पे हम 100 बातों का एक बात बोल दें आस्तिक। ठीक है, नास्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास न रखने वाला और
आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास रखने वाला। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। यहाँ पे आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखना है कि जो आपके शब्द होते हैं उनके कौन कौन से भेद होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा विकारी शब्द और अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी, यहाँ पे आपको शब्दों के दो भेद देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ आपका है मुहावरे से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों? मुहावरे की बात करें तो किसी सूक्ष्म भाव को या विचारों को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आती है। आवाज़ उठाना, अब यहाँ देखिए आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा विरोध करना। ठीक है, किसी के विरोध में बोलना उसे बोलते हैं आवाज़ उठाना। अब यहाँ पे आपका प्रयोग भी आ जाएगा कि भ्रष्ट शासनों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट करिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे उत्तर दिख रहे हैं, आप हूबहू इस उत्तर को ना लिखकर आप अपने मन से, अपने तरीकों से, अपने माइंड से आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम आपको समझाएंगे आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। अपने भावनाओं को दोस्तों, अपने भावनाओं को लिखना, ठीक है, अपने भावनाओं को लिखना वह आपका एक प्रकार का स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत आएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, कुछ लोग होली, दीपावली ये सब लिख कर आते हैं, ऐसा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपके दीपावली, होली, रक्षाबंधन ये सब आपके राष्ट्रीय पर्व में नहीं आएंगे। बस दोस्तों केवल यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों 4 और ये आपका 5, 6, तो बस केवल यहाँ पे आपके 5-6 ऐसे राष्ट्रीय पर्व हैं जिनको हम लोग स्कूलों में अक्सर मनाते हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्रिया के कितने रूप हैं? क्रिया के 8 रूप हैं दोस्तों। कितने रूप हैं? क्रिया के 8 रूप हैं। काल, अब यहाँ पे दोस्तों काल के कितने रूप हैं? काल के 3 रूप हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल से भी क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन सकता है। जिन वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देशज शब्द का एग्जाम्पल आपको देना दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ठीक है आपका हो गया रेलगाड़ी, मुकुट और हवा, ये सब आपके देशज शब्द में आएंगे। एक आपका होता है विदेशज शब्द। ठीक है दोस्तों, जो विदेश से आए हुए शब्द हैं उन्हें कहते हैं विदेशी शब्द। और जो हमारे देश में जिनको दोस्तों हम लोग अक्सर बोलते हैं वे हमारे आएंगे देशज शब्द के अंतर्गत। ठीक है, जिनको हम लोग बोलचाल की भाषाओं में अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, सरल वाक्य को समझाइए। जिन वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिनमें एक क्रिया होती है उन्हें हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। और यहाँ पे आपका है कि समासिक शब्द क्या होता है? समासिक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों को 2 शब्दों के योग से बनाया जाता है यह वह समासिक शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपका हो गया भैंसा, गाड़ी, प्रतिफल और सूरजमुखी आदि, ये सब आपके समासिक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। वाक्य कितने भेद हैं? यहाँ पूछा गया कि आखिर वाक्यों के कितने भेद हैं, तो आपको लिखना होगा कि वाक्यों के 3 भेद हैं। कौन कौन से? समान वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये आपके 3 वाक्य हो जाएंगे।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे आपको सार्थक शब्द बताना है। इसमें आपका हो जाएगा जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अभी हमने सार्थक और निरर्थक के बारे में आगे बात किया था, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपका पुस्तक और भोजन ये सब आपके सार्थक के अंतर्गत आएंगे। आप अन्य चीज़ों को भी लिख सकते हो सार्थक शब्दों में जिसका अर्थ निकले। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थिक शब्द कहते हैं, जैसे गाय, लोहा और कलम। अब यहाँ आपका नेक्स्ट है समश्रुति भिन्नार्थ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द पढ़ने या सुनने में एक जैसे लगते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ देखिए इसे आपका हो गया आहट, ठीक है। आहट आहट यहाँ छल छाल, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ अंतर हैं, कुछ अलग अलग अंतर हैं, इन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा लेकिन आप ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए आते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसे अध्ययन और उत्सव ये आपके तत्सम शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। जब यहाँ पे आपका तत्सम आ गया तो यहाँ पे आपका तद्भव भी आएगा। देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है। तत्सम शब्द आपके दोस्तों संस्कृत के शब्द होते हैं। अगर बात करें कि तत्सम शब्द का ट्रिक क्या है, तो ट्रिक दोस्तों आप जान लीजिए कि तत्सम शब्द में आपको आधे अक्षर जरूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आधाना, आधापा, आधाता, ठीक है दोस्तों। अक्सर आपको ये आपके संस्कृत शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपका तद्भव होता है यह आपका हिंदी शब्द में आता है। यह आपका संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा से हिंदी में चेंज होता है, उसे कहते हैं तद्भव। और जो आपका हिंदी से संस्कृत में चेंज होगा उसे कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। यहाँ पे आपका जाएगा भाई और सिर, ठीक है। ये आपके हिंदी के शब्द हैं, इसलिए आपके तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। हमने आपसे पहले कहा था कि जो शब्द आपकी विदेश से आए हुए होते हैं वे हमारे विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगे। किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर, ये सब आपके विदेशी शब्द के अंतर्गत आएंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए आपका आ गया है कि रूढ़ शब्द को समझाइए। रूढ़ शब्द को यहाँ पे आपको समझाना है। इसमें देखिए आपका क्या होगा, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं, ठीक है, जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे आपका हो गया मोर, नाक आदि। अब यहाँ आपका आ गया है यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है। इसे आपको हो गया, ठीक है, सेनापति, ठीक है, सेनापति। रसोई, घर, रसोई आपका अलग हो गया, घर आपका अलग हो गया दोस्तों। प्रति आपका अलग हो गया, दिन आपका अलग हो गया, आपका हो गया प्रतिदिन, ठीक है। सेना आपका अलग हो गया और पति आपका हो गया अलग, आपका हो गया सेनापति। यानी अलग अलग दो शब्दों से मिलकर नया शब्द आपका कहलाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। ये आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? आपका हाय, आहा, ओ, छी, ये सब आपके विस्मयादि बोधक शब्द में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर तद्भव शब्दों से तत्सम शब्द को बनाना है। अब यहाँ पे आपका भाई, सिर और बहू ये आपकी तीन है दोस्तों, ठीक है। यह आपका हो जाएगा भाई का हो जाएगा, ठीक है। यह आपका तत्सम हो जाएगा भाई, सिर और बहू। ये आपके हो जाएंगे भ्राता, सिर और बहू, ठीक है।
ये आपकी तीनों अलग अलग है तत्सम और तद्भव के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए जिनका कोई शत्रु ना हो, अज्ञात शत्रु, ठीक है। और यहाँ पे आपका है ना करने योग्य कार्य, ठीक है, यह आपका हो जाएगा अकड़िए। और जल थल दोनों में रहने वाला, यहाँ पे आपका हो जाएगा उभयचर, ठीक है दोस्तों। जल और थल दोनों में चरने वाला या फिर रहने वाला आपका हो जाएगा उभयचर। अब यहाँ पे आपको निबंध लेखन की दो विधियों के बारे में बताना है, प्रश्नोत्तर विधि और खेल विधि। ये आपके निबंध शिक्षण के दो विधि हैं। पाठ पुस्तक के प्रकार के बारे में आपको यहाँ बताना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। आप इन सबको क्वेश्चंस को नोट करते हुए और वीडियो को आपको शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ना है। एक अच्छी पुस्तक के कौन कौन से गुण होते हैं? सार्थक होना दोस्तों, और ठीक है अच्छे से लिखा होना। आप इसके अलावा भी अपने मन से आप अगर मान लो आपके दिमाग में और भी चीज़ें हो तो भी आप अच्छी पुस्तक के संबंध में लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप अपने मन से ना लिखो, आप अपने मन से भी प्रश्नों को लिख सकते हो। बस ये रहे कि दोस्तों कि आपका प्रश्न ठीक है सही हो, आपका प्रश्न आपका उत्तर गलत ना हो, उत्तर आपका सही हो प्रश्नों के अकॉर्डिंग। एक मिनट। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि पाठ पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए। जो पाठ पुस्तक हैं उनके कौन कौन से दोष होते हैं दोस्तों, उस पर भी आपको यहाँ पर प्रकाश डालना है। और आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसा कि हमने आपसे बार बार कहा था। और भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप इन चीज़ों को अपने मन से कभी नहीं लिख पाओगे क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। भाषाई कौशल के कितने प्रकार होते हैं, तो भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं। भाषा के कोई 2 रूप बताइए, मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा। मातृभाषा वो भाषा होता है जो जब हम पैदा होते हैं उस टाइम से जो हमें भाषाएं सिखाई जाती हैं वह हमारा मातृभाषा कहलाता है। और ये दोस्तों आपका ठीक है नेक्स्ट है सांस्कृतिक भाषा। समाज में रहकर जो हमें भाषा सीखनी पड़ती है दोस्तों वह होता है आपका सांस्कृतिक भाषा। आपने एक शब्द तो सुना होगा दोस्तों, देहाती भाषा और शहरी भाषा, ठीक है, यह आपका मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि भाषा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो भाषा के मुख्य घटक आपके 3 हैं, व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार, ये आपके मुख्य तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। भाषा के कितने रूप हैं दोस्तों, बस केवल भाषा के 2 ही रूप हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। कौन कौन सा है? भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ओके दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, अपूर्णता से और पूर्णता की ओर बढ़ती है। बस केवल आप इतना लिखिएगा कि भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है, ठीक है, आपको फुल नंबर दिया जाएगा। भाषा विकास के कोई 2 अंग लिखिए, शब्द भंडार और वाक्य विन्यास, ठीक है दोस्तों। शब्द भंडार और वाक्य विन्यास ये आपके भाषा के 2 अंग हो जाएंगे। भाषा की कोई एक परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना है। भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने रखता है। अगर पूछ ले आपसे कि भाषा के बारे में कुछ लिखिए, भाषा क्या होता है, भाषा से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको इतना लिखना है कि भाषा से हम अपने अंदर छुपे, अपने दिलों और दिमाग में छुपे अपने भावनाओं को दूसरों के सामने हम रख सकते हैं, कह सकते हैं,
ठीक है, ये आपके भाषा से ही होगा और किसी चीज़ से नहीं होगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन दोस्तों, मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन क्यों करते हैं? मूल्यांकन करने के लाभ ही, मूल्यांकन करने की हानि, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके मूल्यांकन से बन जाते हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं? बच्चों के सफलता असफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने को ही मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पूछा गया आपसे कि मूल्यांकन का महत्व बताइए। देखिए, जो आपका बुक में लिखा है आपको हूबहू ये चीज़ लिखकर नहीं आना। हम आपसे बार बार कहते हैं, आप ये चीज़ें भूल जाओगे, आपको याद करने का कोई मतलब नहीं उठता है। आप इन चीज़ों को अपने दिमाग से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए आप पहले यहाँ देखिए, मूल्यांकन किसे कहते हैं? किसी भी बालक, किसी भी बच्चे का सफलता असफलता का कारण जानने का, तो दोस्तों जानने या पता लगाने को मूल्यांकन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? दोस्तों हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? अगर हम बालक के सफलता असफलता कमजोरियों को जान पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप इसको ऐसे तो लिखिएगा कि हम लोग बालक के सफलता असफलता और कमजोरियों का पता मूल्यांकन से ही लगा सकते हैं। मूल्यांकन करके हम बच्चों का भविष्य ठीक कर सकते हैं, हम उनका सर्वांगीण विकास भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लिखते हो आपको 1 नंबर कन्फर्म दिया जाएगा। अगर आपका मन हो तो आप इसको भी रट के याद कर सकते हो, लेकिन कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है? हाँ दोस्तों, मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव होती है। कैसे होती है? आप इन चीज़ों को अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको बुक से कभी भी रट के याद नहीं करना है। क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रमों में संशोधन संभव है? हाँ दोस्तों, जरूर। ठीक है, जो कमियां, ठीक है, अगर हम दोस्तों बालक का मूल्यांकन करते हैं, अगर बालक किताबों पर लिखा हुआ हर सेम चीज़ अगर हम सबको अगर एक शिक्षक को सुनाएगा, तो अगर मान लो कोई भी चीज़ है बच्चा गलत बोलेगा या फिर सुनाएगा, तो हम उस बुक के सहारे से, बच्चों के सहारे से हम बुक को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कुछ लिख सकते हो और आपको नंबर ज़रूर दिया जाएगा। इसको रटना, बार बार पढ़ना, इसका आपका कोई मतलब नहीं उठता है। ठीक है, क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक होती है दोस्तों? हाँ जरूर सहायक होती है। यह ज्ञात है कि किसी छात्र सभी दृष्टियों में एक जैसे नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, अलग अलग छात्र अलग अलग टाइप के होते हैं। हम सब देखिए दोस्तों, एक शिक्षक को, ठीक है, एक बच्चे को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों को खोजना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हर बालक हर समान नहीं होता है, इसलिए मूल्यांकन भी हर एक समान से नहीं की जा सकती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की विशेषता बताइए। मूल्यांकन की प्रक्रिया की विशेषता यहाँ पे आपको बताना है। मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण तथा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 3 बातों में सीमित करते हैं। यहाँ पे आपका है, मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। रुचि एवं मनोवृत्तियों का विकास करना मूल्यांकन से हम कर सकते हैं। छात्रों के चिंताशीलता और अर्जित ज्ञान में वृद्धि, हम मूल्यांकन से छात्रों में यह भी जान सकते हैं कि आखिर छात्र किस चीज़ में रुचि रखता है, किस चीज़ में
नहीं रखता है, छात्र का किस चीज़ में मन लगता है, किस चीज़ में नहीं लगता है। मूल्यांकन से ही हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। ये भी आप मूल्यांकन के प्रश्न में ऐड कर सकते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए। इसमें आपका होगा जो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हों, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हों, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हो। ये तीनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करता है, रखता है, उससे हम अभिव्यक्ति कहते हैं। अभिव्यक्ति हृदय और विचारों को भाषा एवं वाणी के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पर परिभाषा की बात कर लें। यहाँ पे आपका है कि देखिए दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। अब जो यहाँ पर आपको प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में दिया गया है, आप इनके शब्द में भी लिख सकते हो और आप अपने भी शब्दों में लिख सकते हो कि आखिर एक व्यक्ति, हम या आप कोई भी हो, मौखिक अभिव्यक्ति की एक उचित परिभाषा। ओके दोस्तों, यानी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, आप इसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपके दोनों भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन कौन से साधन हैं जहाँ हम लोग मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वाद विवाद, वार्तालाप, विचार, चर्चा पर चर्चा, भाषण, कविता, कहानी, व्याख्या कहानी। ओके, तो ये सब आपके मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ बात करते हैं लिखित। देखिए दोस्तों, ये दोनों आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अभिव्यक्ति में कुछ लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन तो ये आपके, ठीक है, तीनों, ये आपकी तीनों यहाँ पर बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साधन, ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखित के साधन, पत्र लेखन, आत्मकथा, निबंध, कविता, कहानी, नाटक, ये सब आपके आएंगे लिखित अभिव्यक्ति में। उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवृत्ता लाने वाले सोपान के बारे में, ठीक है, चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पठन, अभिनय तथा अनुकरण तथा वाद विवाद, ये सब आपके मौखिक के अंतर्गत आएंगे। लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति से क्वेश्चंस आपके 100% आते हैं। अब यहाँ पर लिखित अभिव्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि आखिर इसके महत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, शब्दों का भंडार होता है, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति से, और आप आप इसका यूज मौखिक अभिव्यक्ति में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों ही क्वेश्चंस बनकर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपका है कि लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ बताइए। अनुकरण, चित्र, रचनात्मक, मांटेसरी, पढ़ो फिर लिखो विधि। ठीक है, ये यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि सुलेख सुंदर लेखन। ठीक है दोस्तों, सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का यहाँ पे आपको बताना है कि आखिर अगर आपको बच्चों को सुलेख यानी दोस्तों नकल, ठीक है, सुलेख का मतलब होता है नकल, अगर आपको सुंदर लिखाना है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखो, क्या आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, ठीक है, बैठने का ढंग। ठीक है, बैठने का ढंग, उच्चतम वातावरण, लिपि, ठीक, जो लिप हो वह अच्छा हो दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हो, बच्चे के अकॉर्डिंग हो, और सीधी लिखाई, अक्षरों का बनावट, कलम पकड़ने का विधि, कागज और आँखों की दूरी, ठीक है दोस्तों, और अभ्यास, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है
ता, था, दा, धा का उच्चारण स्थान कौन सा है? इसमें आपका जाएगा दंत। ठीक है, दंत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है आग तथा हाथी का तत्सम रूप क्या होगा? आपको हो जाएगा अग्निगज। ठीक है, ये आपके तत्सम रूप हो जाएंगे। उपागम, उसको उपकार। ठीक है, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? प्रत्युपकार। ठीक है दोस्तों, प्रत्युपकार। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 12 बाट होना। 12 बाट होना, इसके लोकोक्तिक का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य का प्रयोग आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा बनावट होना। ठीक है, रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनौपचारिक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल से जो बनते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं, लेकिन वह शब्द समान न होकर अलग अलग विशेष अर्थ बताती हैं। जैसे यहाँ पे आपका है हरिओत जी का नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। ठीक है, हरिओत जी का वह नाम था उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। देखिए दोस्तों, यह यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है आखिर कौन सा क्वेश्चन किस सन में आया था। आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सावन तथा किसान का तत्सम रूप क्या होगा? सावन का आपका हो जाएगा श्रावण और किसान का आपको हो जाएगा कृषक। ठीक है, तत्सम शब्द आपके हमेशा संस्कृत में होते हैं। आंसू, दोस्तों आंसू के रचयिता कौन है? आपके हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। आकाश से तारे तोड़ लाना, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी असंभव कार्य करना। ओके दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा हो रहा होगा। ठीक है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? आपके जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी। और उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उत्साह का हो जाएगा उत्साह और चितेरा का हो जाएगा आपका चित्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको जाएगा सर्वजनित। यहाँ पे आपका है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल, पंक्ति में उपयुक्त अलंकार लिखिए। इसमें आपका जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उपमा का प्रयोग किया गया है। इसमें आपका जाएगा उपमा। और आकाश का चांद हाथ आना, आकाश का चांद हाथ आना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य होना। आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। और वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पे आपका है नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कोकिल एवं कूप शब्द का तत्सम क्या होगा? आपका हो जाएगा कोयला और कुआं। ठीक है दोस्तों, कोकिल का हो जाएगा आपका कोयला और कूप का हो जाएगा आपका कुआं। अब यहाँ पे आपको लगाना है उपसर्ग। देखिए उपसर्ग आपका शब्दों के आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग आपका शब्दों के आगे लगता है और प्रत्यय दोस्तों आपका शब्दों के पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है प्रा और हार, यानी आपको हो जाएगा प्रहार और प्रा और काल। ठीक है, आपको हो जाएगा प्रकार। अब यहाँ आपका सु है। ठीक है, सु और गा आपको हो जाएगा सुगम और सु और विचार। ठीक है, आपको हो जाएगा सुविचार। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें पर्यायवाची की, तो जो आपके पर्यायवाची के शब्द हैं आपको समझना पड़ेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि सेम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। एक दंत में आपको जाएगा प्रयुक्त द्विगु समास है और नीलकमल में आपको जाएगा
कर्मधारय समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछा गया है। खाने के दांत और दिखाने के खाने के दांत और दिखाने के और। ओके दोस्तों, यानी जैसे कि मान लो आपको जाएगा कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग हैं। ओके दोस्तों, अगर बात करें इसके कहावत की अर्थ की तो कथनी करने में अंतर, यानी जो दिखता है और होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही कुछ 2-3 लाइन की कविताएं कहानियाँ मिल जाएंगी और इस दोस्तों आपको कुछ दोहे भी मिल जाएंगे। ये आपका दोहा है और पूछेगा कि आखिर इस दोहे के रचयिता कौन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ एक बार फिर से आपका आ चुका है तद्भव रूप से, तो हम लोग तद्भव पे बात कर चुके हैं और यहाँ पे आपका है अप और प्रति का उपसर्ग क्या होगा। अप और प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको अप शब्द अपमान, अपकार, प्रतिकार, प्रतिफल, ठीक है, प्रतिदिन, ये सब आपके उपसर्ग आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ हम थोड़ा तेज चलते हैं, जो आपके मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को लेंगे हम, क्योंकि क्लास आपका काफ़ी लंबा बन रहा है। और अब यहाँ पे दोस्तों ठीक है आपका हो जाएगा विलोम शब्द, तो आप दोस्तों विलोम को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका प्रत्यय, दोस्तों प्रत्यय पे भी हम बात कर चुके हैं और ये आपका पर्यायवाची है। दोस्तों इन सब पर भी हम आगे ही बात कर चुके हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपका फिर से आ चुका है मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों सेम टू सेम मुहावरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए ये आपका 19 बैच का है, ये आपका 19 में आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका उप और प्रति का उपसर्ग आपको यहाँ बताना है। देखिए उपग्रह, उपमान, ठीक है, प्रतिवश और प्रतिघात है। ऐसे भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मिल जाते हैं। प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये आपको जाएंगे सुमित्रन पंत है। ओके दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों तो क्लास लंबा अधिक ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में फास्ट आए हैं। और आप लोग एक बार क्लास को जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।